नमस्कार। इस सत्र के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ, इससे जुड़े हुए 50 प्रश्न, उनके उत्तर और उत्तर की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी परीक्षा में, विशेषकर प्रतियोगिता परीक्षा की मैं बात करूं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप इस सत्र को बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो संभावना है कि आने वाले प्रश्न को आप बेहतर हल कर सके। जब भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की बात होती है तो उसमें आंग्ल प्राच्य विवाद काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। आंग्ल प्राच्य विवाद का संबंध दो बिंदुओं पे था कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो और भारत में विषय वस्तु के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए। पहला प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि प्राच्य विद्या के समर्थक प्राचीन शिक्षा प्रणाली को बनाए रखने के पक्षधर थे। जो भारत में पहले से प्राचीन शिक्षा प्रणाली चले आ रहे थे उसके पक्षधर थे। इनका मानना था कि भारत में पहले से भी एक शिक्षा प्रणाली रही है, हमें उसे बनाए रखना चाहिए। वहीं मैकाले के नेतृत्व वाला गुट आवश्यक साहित्यिक और वैज्ञानिक जानकारी अंग्रेजी भाषा के देने की सिफारिश कर रहे थे और इसी को ही मैकाले का प्रसिद्ध स्मरणार्थ लेख कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि कब प्रकाशित हुआ। इसका संबंध 1835 से। कहा ही जाता है कि मैकाले का घोषणा कब आया। इसका 1835 में मैकाले की घोषणा सामने आई थी, जिसके अंतर्गत भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए एक नींव डाली गई थी। दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्यों से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड मैकाले का ही है। दरअसल ब्रिटिश होने का जो दम था वो मैकाले के अंदर भरा हुआ था। जब वो इस तरह के बयान दे रहे थे तो उन्हें पता नहीं है था कि भारत में विश्वविद्यालय की एक श्रृंखला रही है। यदि बिहार की ही बात करें तो विक्रमशिला, नालंदा जैसे कई विश्वविद्यालय रहे हैं। लेकिन मैकाले की ये पंक्ति बता रही है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। उसके अंदर जो ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता की भावना थी वो दिखाती है। लॉर्ड मैकाले का ये लाइन है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधोमुखी निस्सयन सिद्धांत, इसको डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जन जन तक उच्च वर्ग से छन छन कर पहुंचता था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधो निस्दयन सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, इस प्रश्न में ही उल्लेख कर दिया गया कि शिक्षा पहले उच्च वर्गों तक जाएगी या फिर धीरे धीरे छन करके वो नीचे की तरफ आएगी। मतलब शिक्षा का विस्तार ऊपर से नीचे की तरफ होगा और इसका फैलाव भी होगा। और कहा जाता किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधोमुखी निस्दयन सिद्धांत सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय लागू किया। यह इसी के समय एक शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी और इस समिति को यह एक रिपोर्ट सौंपनी थी कि भारत में शिक्षा का प्रारूप कैसा रहेगा, उसकी भाषा क्या होगी, कौन कौन से विषय पढ़ाए जा सकते हैं। और उसी के अंतर्गत उसी आयोग ने एक तरह से इस सिद्धांत को सामने रखा, जिस पर आगे चर्चा कर ही चुके हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय इस आयोग ने सिफारिश प्रस्तुत की। इस सिफारिश के अनुसार कि पहले शिक्षा उच्च वर्गों में जाएगी, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। और इसके प्रणेता थे, जिस पर भी चर्चा कर ही रहे थे, कि लॉर्ड मैकाले। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो लॉर्ड मैकाले, दूसरा विलियम बेंटिंग। यदि पूछा जाए कि वायसराय कौन थे, तो विलियम बेंटिंग। किसके द्वारा यह प्रस्तुत की गया, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत
पर प्रस्तुत निम्नलिखित सिफारिशों में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा जाता है? जब किसी भी क्षेत्र में कोई महान उपलब्धि प्राप्त की जाती है तो उसे अक्सर हम देखते हैं मैग्ना कार्टा कहा दिया था ना, कि मैग्ना कार्टा का कहानी की घटना की अपना इतिहास रहा, जिसका भी हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन इसका आंसर होगा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के अंतर्गत जो प्रावधान थे उस प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में ये आई थी। आगे इस पे और चर्चा होगी। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई? इसका भी आंसर होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड ने एक सिफारिश की थी कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इसलिए कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस विद्यालय के तर्ज पर, तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और ये सिफारिश दी थी चार्ल्स वुड डिस्पैच में, इस बात का उल्लेख था। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में दिए गए सुझावों के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। मतलब कि सिफारिश के 3 वर्ष बाद। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाए जाने का भी सुझाव था। चार्ल्स वुड डिस्पैच में इस बात का उल्लेख था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहना चाहिए, लेकिन जो विद्यालय स्तर की शिक्षा है वो देसी भाषाओं में दी जानी चाहिए। तो यहीं से एक प्रश्न उभर के सामने आता है कि जब मैकाले ने अंग्रेजी 1835 में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की शुरुआत की थी, तो उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ी कि चार्ल्स वुड को कहना पड़ा कि देसी विद्यालय में देसी भाषा में शिक्षा। तो यही माना जाता है कि क्या भारत में डाउन वाल फिल्ट्रेशन की थ्योरी सफल रही? तो उसका उत्तर होता नहीं, भारत में डाउन वाल फिल्ट्रेशन की थ्योरी विफल रही। और यही वजह है कि जब चार्ल्स वुड घोषणा पत्र आई तो उसमें अंग्रेजी शिक्षा को उच्च माध्यम में उच्च शिक्षा के लिए बनाए रखा गया, लेकिन ये माना गया कि अब विद्यालय स्तर पर देसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। दरअसल 1835 में मैकाले की घोषणा की सिफारिश के मूल्यांकन के लिए या किस तरह से मैकाले की घोषणा भारत में क्रियान्वित की गई है उसके लिए एक आयोग बैठाई गई थी। चार्ल्स वुड उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और उन्होंने ही सिफारिश दी थी कि भारत में विद्यालय स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया? देखिए, जितने भी शिक्षा आयोग बने उसमें उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बहुत महिला शिक्षा पर भी कुछ न कुछ कहा जाता रहा, लेकिन हर शिक्षा आयोग की कुछ न कुछ प्राथमिकताएं रही। और जब हंटर कमीशन की बात आती है तो इसमें प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। अब यहाँ से एक चीज और जान लेना है, एक मैकाले की घोषणा, उसके बाद ये 1835 में आई थी, उसके बाद वुड डिस्पैच या वुड घोषणा 1854 में, और उसके बाद हंटर कमीशन आयोग, और ये 1882 में। इन तीनों से एक प्रश्न ये भी आते हैं कि इसके मूल्यांकन के लिए कौन वह थी? मैकाले घोषणा के लिए वुड डिस्पैच की स्थापना की गई थी या वुड डिस्पैच आई थी, और वुड डिस्पैच के मूल्यांकन के लिए कौन सा आयोग आया? तो हंटर आयोग आया। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग की स्थापना, 1854 के वुड घोषणा पत्र कहां तक क्रियान्वित किया गया है इसके मूल्यांकन के लिए आई थी, और आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं को दे दिया। और यही इसीलिए कहा जाता है कि स्थानीय भाषाओं में स्थानीय संस्थाओं को
शिक्षा देने का प्रस्ताव का उल्लेख किया गया। आगे बढ़ते हैं। महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम सिफारिश, वैसे तो महिला शिक्षा को लेकर आगे भी कई आयोग में बातें कही गई हैं, लेकिन पहली बार सर्वप्रथम वुड डिस्पैच में इस बात का उल्लेख किया गया था। आगे है सुम्मिलित करने के लिए है मदरसा। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी वायरिंग हेस्टिंग्स ने। बनारस में संस्कृत विद्यालय जोनाथन डंकन या रेजिडेंट डंकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी। और लोक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव चार्ल्स वुड के समय, यानी वुड डिस्पैच में ही लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही गई थी। इस तरह से इसका मिल जाएगा। कभी कभी अलग अलग भी पूछे जाते हैं कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो वायरिंग हेस्टिंग्स के द्वारा। या फिर बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। सुम्मिलित कीजिए। वुड डिस्पैच 1854 में आई, सही है। सेडलर आयोग 1917 में आई, सही है। हंटर आयोग 1882 में आई, सही है। उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग ये 1854 में आई थी और इसीलिए ये गलत हो जाती है। 1854 में आई थी, डलहौजी के समय आई थी। वुड डिस्पैच का भी इस समय भी भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी ही थे। हंटर आयोग के समय भारत के वाइसराय रिपन थे। शिक्षा पर चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बनाया। ये बात बिल्कुल गलत है। इसने देसी भाषाओं में, इस विद्यालय स्तर पर देसी भाषाओं में शिक्षा की सिफारिश की थी। इसके साथ साथ प्राइमरी स्तर पर शिक्षा निःशुल्क बनाई, ये भी बात गलत है। संस्कृत तथा फारसी विश्वविद्यालय को निषिद्ध किया गया, ये भी बात गलत हो जाएगा। डी, शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुदान की सिफारिशें की थी। सेडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? सेडलर आयोग स्कूली शिक्षा 12 वर्ष के लिए होनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता और ढाका में शिक्षा विभाग की स्थापना। भारत में जब हर आयोग आया है तो उन्होंने पिछले आयोग के कार्यों का मूल्यांकन किया, उसके बाद उन्होंने अपनी सिफारिशें दी है और इस आधार पर उन्होंने पाया कि भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रख करके इस आयोग ने, सेडलर आयोग ने कलकत्ता और ढाका में शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की। साथ ही स्नातक डिग्री हेतु 3 वर्ष का पाठ्यक्रम भी लागू किया था। और सेडलर आयोग ही था जिसने कि 10+2+3 का फार्मूला दिया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि इस तरह का फार्मूला देने किस आयोग में इस बात का उल्लेख था, तो यह सेडलर आयोग में था। उसके बाद है कंपनी शासन वाले 5 भारतीय प्रांतों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी? अभी चर्चा कर ही रहे थे कि वुड डिस्पैच में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? वुड डिस्पैच डलहौजी के समय आई थी, सही में 1854 में डलहौजी ही थे। उसके बाद हंटर आयोग रिपन के समय आई थी, 1882 में रिपन थे वाइसराय। विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड इलिंगन के समय नहीं आई थी। और सेडलर आई जेम्स पोर्ट के समय आई थी 17 में। सेडलर आई 17 में आई है और इस समय जेम्स पोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा से संबंधित किस आयोग के सदस्य 2 भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? इसमें विश्वविद्यालय आयोग की जब स्थापना की गई थी जिसमें 2 भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था और वो भारतीय सदस्य गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी। पूछा भी जाता है कि गुरुदास बनर्जी या सैयद हुसैन बिलग्रामी या फिर दोनों साथ ही किस आयोग में सदस्य बनाए गए थे, तो विश्वविद्यालय आयोग में। अगला प्रश्न है कि पहली बार कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो सब इसकी सिफारिश तो चार्ल्स वुड डिस्पैच में ही थी। 1854 में सिफारिश हुई, 1857 में इसकी स्थापना हुई।
हस्त उत्पादन की योजना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है? तो इसका वर्धा शिक्षा। महात्मा गांधी से संबंध, महात्मा गांधी ने इसे प्रस्तुत किया था वर्धा सम्मेलन में, इसलिए वर्धा योजना भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी के वर्धा योजना में हस्तशिल्प एक केंद्रीय बिंदु था, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा का एक पक्ष रोजगार भी होना चाहिए, और उसने इसे केंद्रीय बिंदु माना। पूछा भी जाता है इसके केंद्रीय बिंदु क्या था, तो हस्त उत्पादन यानी शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। 1936 में ये आई थी। भारत से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। यहाँ प्रथम समाचार पत्र के बारे में कहा जा रहा है, इसकी भाषा नहीं बता रही है, अंग्रेजी में कि बंगला में कि हिंदी में। और ये प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। 1880 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट के प्रकाशन का श्रेय जाता है जेम्स ऑक्स हिकी को। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने 1816 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाल गजट नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? तो गंगाधर भट्टाचार्य। याद रखना कि बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र थे। किसी भारतीय द्वारा संपादित, प्रकाशित तथा संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। हालांकि राजा राम मोहन राय की द्वारा संपादित था, लेकिन मिलातुल अखबार का भी संपादन या उन्हीं के द्वारा यह अखबार निकाला गया था। लेकिन संपादित, प्रकाशित तथा संचालित प्रथम संवाद कौमुदी। उसके बाद पूर्णतः भारतीय स्वामित्व में छपने वाला भी ये पहला संवाद कौमुदी था, जिनका पूर्णतः स्वामित्व भारतीयों के पास था। अगला प्रश्न है कि भारतीय पत्रकारिता में राजा राम मोहन राय का योगदान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसका संपादन, प्रबंधन राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं हुआ? राजा राम मोहन राय के द्वारा कई पत्रिकाएं निकाली गई और उनमें देखे समाचार पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया। मिलातुल अखबार, संवाद कौमुदी दो तो प्रसिद्ध है ही। ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी संपादन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तो तीनों हो जाएगा। डी नहीं था समाचार चंद्रिका, राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? भारत की प्रथम समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया थी। हालांकि भी कई समाचार एजेंसियां हैं, लेकिन पहली समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया थी। इसके बाद है, निम्नलिखित अखबारों में से किसे प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम लाया गया था? वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम का संबंध देसी भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्रों से था। देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर यह लागू होती थी ये अधिनियम। तो यहां से भी प्रश्न यही होता है कि ये कई बार पूछा भी गया है कि वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम किस भाषा पर लागू होते थे? अंग्रेजी भाषा से निकलने वाले समाचार पत्रों को इससे मुक्त रखा गया था, अलग रखा गया था। देसी भाषा में निकलती थी सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका और भरत मिहिर, और तीनों को इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लिटन के समय लाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्नाकुलम प्रेस एक्ट जब लाई गई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिटन थे। और लिटन कई प्रतिक्रियावादी नीति रही है, जिसमें से वर्नाकुलम प्रेस एक्ट भी एक नीति रही है, जिसके माध्यम से देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाली भाषा वाले अखबारों में किसे वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम के चंगुल से बचाने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा का अखबार बना दिया गया? क्योंकि वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू होती थी, इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपने आप को रातों रात अंग्रेजी में निकालना आरंभ कर दिया, ताकि वो वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम के द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से बच सके। 1821 ईस्वी में सरकार ने किसके नेतृत्व में एक प्रेस कमेटी नियुक्त की थी? तो तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक प्रेस कमेटी बनाई गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है? तो चार्ल्स मेडकाफ। लॉर्ड लिटन के समय जो अधिनियम लाई गई थी, उस अधिनियम
वो इन्होंने हटाने का प्रयास किया, इसीलिए इसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्वतंत्रता तथा पत्रकारिता का जन्मदाता माना जाता है? चॉइस देखिए, चार्ल्स मेटका, जेम्स ऑक्सफोर्ड विकी और सिल्क बर्मिंघम। और इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 2 ए और बी होना चाहिए। इसका आंसर ए और बी और डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है? भारत में जितने भी वायसराय रहे हैं या गवर्नर जनरल हैं, उसमें से कई ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने भारत में भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, जिसमें कि विलियम बेंटिंग, रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स और मैकाले शामिल थे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो किशोर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे था। तो वर्नाकुलम प्रेस एक्ट आई थी और उस एक्ट में पहले भारतीय थे जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें जेल जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संपादन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया? केसरी और मराठा दोनों पत्रिकाओं के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी मराठी भाषा में निकलती थी और मराठा अंग्रेजी में। कभी कभी पूछा जाता है ये किस भाषा की पत्रिका थी? तो केसरी मराठी में प्रकाशित होती थी और मराठा अंग्रेजी में। दोनों के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। निम्नलिखित में से किसका संपादन गांधी जी ने किया? हरिजन। कई लेख गांधी जी के हरिजन में छपे हैं, यंग इंडिया और नवजीवन। इन तीनों का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना हुई। इस पे काफी चर्चा हुई है। चार्ल्स वुड स्पेस में इस बात की घोषणा की गई थी। 1857 में इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो उस समय भारत के गवर्नर, बाद में गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इस समय ही मैकाले घोषणा लागू की गई और मैकाले के अनुसार भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। और उस समय विलियम बेंटिंग थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक तो वही डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन, जिसे मैकाले ने लाया था। जो पहला प्रश्न था इस टेस्ट का, कि जिसके अंतर्गत माना गया था कि उच्च वर्ग शिक्षा क्षण के नीचे तक आएगी। और इसमें क्या है, फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे शैक्षिक नीति मैकाले। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? किस एक्ट में हम मान सकते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी? इसका आंसर होगा, इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, 1813, जिसमें कि पहली बार आधुनिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। और इसीलिए कहा जाता है कि 1813, पूछा भी गया है कई बार, पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया धन का प्रावधान कब किया गया था? तो 1813 के एक्ट में प्रावधान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में आधुनिक शिक्षा शुरुआत हो। और इसीलिए माना जाता है कि 1813 के एक्ट में भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। यदि नींव शब्द नहीं रहे तो फिर उसका आंसर 1835 हो जाती है, क्योंकि यहीं से ही भारत में आधुनिक शिक्षा की एक ऐसी आधारशिला रखी गई जिस पर आज भी भारत में शिक्षा व्यवस्था कमोबेश आगे बढ़ रही है। आज भी उच्च शिक्षा में हम कई ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? पहला बात कि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई।
DK कर्वे ये होगा। और DK कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके द्वारा मुंबई में स्थापित महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। इसके बाद है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? इससे संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक। 1884 ईस्वी में गोपाल कृष्ण अयंकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी, BS आप्टे, VV केलकर, MS गोले, NK धरप के साथ मिलकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक जो थे, मुख्य संस्थापक तिलक ही थे। जब तिलक नाम ना हो तो फिर दूसरा नाम गोपाल गणेश अगरकर का नाम आ जाता है। डेविड हेयर ने कलकत्ता में निम्नलिखित कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। ये राजा राम मोहन राय के सहयोगी भी थे। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए, इस पे तो चर्चा हुई। हाँ, जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में। कलकत्ता में मदरसा वारिंग हेस्टिंग्स 1781 में। कई बार ईस्वी भी पूछ दी जाती है। उसके बाद फोर्ट विलियम्स कॉलेज वेलेजली के समय स्थापित की गई थी। और फोर्ड कॉलेज ये गलत है, हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी डेविड हेयर के द्वारा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम्स जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन है। इस सोसाइटी की स्थापना की गई। आगे चलकर इस सोसाइटी ने कई भारतीय प्राचीन किताबों का अंग्रेजी भाषाओं में भी अनुवाद किया। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। कहा जाता है भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य भारत को शिक्षित करना नहीं था। तो फिर कौन सा उद्देश्य था? माना जाता है कि भारत में जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हो रहा था, उनको क्लर्कों की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। और ऐसे क्लर्क जो कि अंग्रेजी में दक्ष हो, और यही इसलिए कहा जाता है कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होती। शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा के प्रसार का जो आधारशिला लॉर्ड मैकाले ने रखी, तो उसने कहा भी था कि हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जहां पर भारतीय खून से भारतीय हो, जन्म से भारतीय हो, लेकिन उसकी सोच, उनकी प्रवृत्ति ब्रिटिश से मिलती जुलती। इस तरह के बयान भी मैकाले के द्वारा ही दिए गए थे। तो अभी भी शिक्षा व्यवस्था से बहुत सारे, अब जैसे हॉर्टोक्स आयोग आई थी, तो उससे भी प्रश्न छूट रहे हैं, लेकिन हमने कहा था 50 प्रश्न हम लेंगे। हम 50 प्रश्न को पूरा कर चुके हैं। आधुनिक भारत के इतिहास, इसी हम टॉपिक वाइज अपने टेस्ट सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे एक फायदा ये होता है कि एक टॉपिक से 100, 50, 75 प्रश्न बनाने के बाद उस टॉपिक से प्रश्न छूटने की संभावनाएं कम रहती हैं। और प्रैक्टिस सेट का ये तरीका सबसे बेहतर होता है, विशेषकर जब प्रैक्टिस सेट पर व्याख्याएं होती हैं। हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रखते हैं।